गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए बांग्लादेश चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का प्लान साल 2027 तक चीन से 20 J-10C फाइटर जेट खरीदने की है। यह सौदा करीब $2.20 अरब का हो सकता है। इसमें विमानों की खरीद के साथ साथ ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और अन्य तकनीकी खर्च शामिल होंगे। बांग्लादेश सरकार के सरकारी दस्तावेजों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अनुबंध 2026-27 के दौरान साइन हो सकता है और भुगतान की प्रक्रिया 2035-36 तक 10 वर्षों में पूरी की जाएगी। यह सौदा या चीन की सरकार से सीधी खरीद या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G व्यवस्था के तहत पूरा किया जाएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक विमान का बेस प्राइस करीब $6 करोड़ बताई जा रही है, जबकि पूरे बेड़े की कीमत लगभग $1.2 अरब होगी। इसके अलावा ट्रेनिंग, इसके अलग अलग कंपोनेंट, माल ढुलाई, इंश्योरेंस, टैक्स और अन्य लागतों को जोड़ने पर कुल रकम $2.2 अरब तक पहुंचती है। मार्च में मोहम्मद यूनुस के कार्यालय से जारी एक सरकारी बयान में कहा गया था कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चीन दौरे के दौरान इस विमानों की खरीद पर चर्चा की थी और चीन ने उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल में बांग्लादेश सरकार ने इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय अंतर मंत्रालय समिति गठित की थी, जिसमें रक्षा, वित्त, कानून और आर्थिक संबंध विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं। आपको बता दें कि J-10C चीन के J-10C का निर्यात संस्करण है, जो पहले से ही चीनी वायुसेना के साथ सर्विस में है। पाकिस्तान दावा करता है कि कई महीनों से संघर्ष के दौरान उसने भारतीय राफेल के खिलाफ इसी फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान इस फाइटर जेट से चीनी PL-15 मिसाइल दागने का दावा करता है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी सरकार ने जिस टीम का गठन किया है वो अब कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों की समीक्षा करेगी तो तय करेगी विमान चीन सरकार से सीधे खरीदे जाएं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से। बांग्लादेश शांति एवं सुरक्षा अध्ययन संस्थान के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त ANM मुनीरुज्जमान ने कहा कि वायुसेना लंबे समय से नए लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रही थी, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मामला अभी मूल्यांकन के चरण में है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने मोहम्मद यूनुस को यह सलाह भी दी कि आज दुनिया में एक नई तरह का भू राजनीतिक विभाजन पैदा हो गया है, इसलिए किसी भी देश से विमान खरीदने से पहले भू राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खासकर उस वक्त जब संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच तनाव है, इसे ध्यान में रखना होगा। लेकिन हमें लड़ाकू विमानों की ज़रूरत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि बांग्लादेश वायुसेना के लिए यह सौदा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में उसके पास विमानों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। वॉर पावर बांग्लादेश.com के मुताबिक बांग्लादेश वायुसेना 212 विमानों का संचालन करती है, जिसमें 44 लड़ाकू विमान शामिल हैं, जिनमें से 36 चीन निर्मित F-7 हैं। इसके अलावा उसके पास सिर्फ 8 रूसी MiG-29B फाइटर हैं, आधुनिक तकनीक से लैस हैं। ऐसे में J-10C फाइटर जेट खरीदकर बांग्लादेश अपनी वायुसेना की ताकत को बढ़ाना चाहता है। चीन दावा करता है कि J-10C में एडवांस आइसर रडार और मल्टी रोल क्षमता है। बाकी अलग अलग तरह के मालवाहक और ट्रेनर विमान हैं। ये बात करें नोबेल पुरस्कार की। वर्ष 2025 की फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया है। इस साल रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने जॉन क्लार्क, मिशेल H. डेवरोट और जॉन M. मार्टिनेज को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया है। यह पुरस्कार इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया है। फिजिक्स में के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जॉन क्लार्क अपनी जीत पर हैरान है। उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह से स्तब्ध हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह नोबेल पुरस्कार का आधार बनेगा। आज सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने पुरस्कृत शोध पर कहा कि हमारी खोज किसी न किसी रूप में क्वांटम कंप्यूटिंग का आधार है। इस वर्ष का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार उन प्रयोगों को मान्यता देता है जिन्होंने दर्शाया है कि कैसे क्वांटम टनलिंग को माइक्रोस्कोपिक पैमाने पर अनेक कणों के साथ देखा जा सकता है। 1984 और 85 में जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरेट और जॉन मार्टिनेज ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में प्रयोगों की एक सीरीज आयोजित की। उन्हें 2 सुपर कंडक्टर्स ऐसे घटकों से एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जो बिना किसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के द्वारा धारा का संचालन कर सकते हैं। उन्होंने इन्हें पदार्थ की एक पतली परत से अलग किया जो बिल्कुल भी धारा का संचालन नहीं करती थी। इस प्रयोग में उन्होंने दिखाया कि वे एक ऐसी फिनोमिना को नियंत्रित और जांच सकते हैं जिसमें सुपर कंडक्टर्स के सभी आवेशित कण एक साथ व्यवहार करते हैं, मानो वे एक ही कण हो जो पूरे परिपथ को भरता है। यह कण जैसी प्रणाली एक ऐसी अवस्था में फंसी हुई है जिसमें करंट बिना किसी वोल्टेज के प्रवाहित होता है। ये एक ऐसी अवस्था है जिससे बाहर निकलने के लिए इसके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। ये बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान में बलूचों के निशाने पर रहने वाली जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर हमला हुआ है। मंगलवार को पाकिस्तान में सिंध बलूचिस्तान सीमा के पास सुल्तानकोट इलाके के पास क्वेटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को शक्तिशाली विस्फोट से निशाना बनाया गया है। इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि विस्फोट पटरियों पर लगाए गए एक IED के जरिए किया गया।
जिससे जाफर एक्सप्रेस के कम से कम 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। जाफर एक्सप्रेस को इस मार्च में हाईजैक किए जाने के बाद कई बार निशाना बनाया गया है। बलूच विद्रोही समूह बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। समूह ने बताया कि उसने ट्रेन में यात्रा कर रहे पाकिस्तानी सेना के जवानों को निशाना बनाकर हमला किया था। समूह ने बताया कि विस्फोट में कई सैनिक मारे गए और घायल हुए। इसमें आगे कहा गया कि BRG इस हमले की जिम्मेदारी लेता है और घोषणा करता है कि बलूचिस्तान के आगे तक ऐसे अभियान जारी रहेंगे। समाचार ANC PTI के हवाले से बताया गया कि बचाव दल और सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव अभियान जारी है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी टुकड़ियों ने इलाके में घेराबंदी कर दी है और विस्फोट के कारणों को पता लगाने के सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। शुरुआती रिपोर्टों से पता चला है कि रेलवे ट्रैक को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सोशल मीडिया पर आ रही तस्वीरों में कई लोग घायल दिख रहे हैं। बलूचिस्तान के क्वेटा और खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर के बीच चलने वाली जाफर एक्सप्रेस को हाल के महीनों में बार बार निशाना बनाया गया है। यात्री ट्रेन पर सबसे भीषण हमला इसी साल मार्च में हुआ था, जब बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने ट्रेन को हाईजैक करके 400 लोगों को बंधक बना लिया था। पाकिस्तानी सेना को ट्रेन पर नियंत्रण हासिल करने में 36 घंटे से ज़्यादा समय लगा था। बाद में BLA ने दावा किया था कि उसने ट्रेन में सवार कई पाकिस्तानी जवानों को मार दिया था। हालांकि इसके पहले ट्रेन से बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को जाने दिया गया था। इस साल सितंबर में बलूचिस्तान के मस्तंग में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट में जाफर एक्सप्रेस का एक डिब्बा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और 6 अन्य पटरी से उतर गए थे, जिसमें 12 लोग घायल हुए थे। 10 अगस्त को मस्तंग में ही एक अन्य विस्फोट में 6 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। 4 अगस्त को कोलपुर में निकाली के लिए भेजे गए पायलट इंजन पर गोलाबारी हुई, जिसकी जिम्मेदारी BLA ने ली। इसके पहले जून में सिंध के जकोबाबाद जिले में ट्रेन को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया, जिसमें 4 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। फिनलैंड दुनिया के सबसे खुशहाल और सुरक्षित देशों में गिना जाता है। खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं और उच्च जीवन स्तर के कारण यह देश दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। अब भारतीय नागरिकों के लिए यहाँ स्थायी निवास परमानेंट रेजिडेंसी लेना पहले से आसान हो गया है। इससे व्यक्ति न केवल फिनलैंड में अनिश्चित काल तक रह सकता है, बल्कि परिवार के साथ बसने और काम करने की भी पूरी आज़ादी मिलती है। फिनलैंड में अनिश्चित काल तक रहने और काम करने का अधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सरकारी सुविधाओं का लाभ, शेंगेन देशों में बिना अतिरिक्त वीज़ा यात्रा करने की सुविधा, PR की अवधि समाप्त नहीं होती, बस रिहायशी कार्ड हर 5 साल में नवीनीकरण कराना जरूरी है। फिनलैंड की नागरिकता और PR अलग है। नागरिकता के लिए भाषा दक्षता, कम से कम 8 साल का लगातार निवास और अन्य शर्तें पूरी करनी होती हैं। 2025 में लागू हुए नए नियम, पारिवारिक प्रायोजक को अब कम से कम 2 साल फिनलैंड में रहना जरूरी। पति पत्नी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। वर्क परमिट धारकों के लिए तेज प्रोसेसिंग सिस्टम लागू। न्यूनतम वेतन 1600 पाउंड लगभग 1.65 लाख तय। PR अब सीधे नहीं बल्कि टाइप A वर्क या परिवार आधारित परमिट पर रहने के बाद ही मिलेगी। टाइप A कंटिन्यूस रेजिडेंस परमिट पर लगातार 4 साल का निवास आवश्यक, इनमें से कम 2 साल फिजिकली फिनलैंड में रहना जरूरी। टाइप B टेम्परेरी परमिट का समय इसमें नहीं गिना जाएगा। PR के लिए मौजूदा परमिट वैध होना चाहिए। छात्र या नौकरी खोजने वाले सीधे PR के लिए आवेदन नहीं कर सकते। वार्षिक आय कम से कम 40,000 यूरो लगभग 41 लाख होनी चाहिए या मान्यता प्राप्त मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पर 2 साल का अनुभव, C1 स्तर की फिनिश या स्वीडिश भाषा दक्षता और 3 साल का कार्य अनुभव अतिरिक्त लाभ देता है। लंबिक निवास परमिट टाइप A नौकरी, परिवार या पढ़ाई के आधार पर प्राप्त करें। आवेदन एंटर फिनलैंड वेबसाइट या VFS ग्लोबल केंद्र से करें। पासपोर्ट, नौकरी का अनुबंध, सैलरी प्रमाण, शैक्षणिक दस्तावेज या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करें। निवास अवधि पूरी होने पर PR के लिए आवेदन करें। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद MIGRI सर्विस पॉइंट पर पहचान की पुष्टि करें। स्वीकृत मिलने पर आपको PR कार्ड जारी किया जाएगा। अस्वीकृत पर अपील का अधिकार, आवेदन अस्वीकृत होने पर 30 दिनों में अपील की जा सकती है। अपील शुल्क 260 यूरो तय है। बेरोजगार आवेदकों को नई नौकरी खोजने के लिए 3 महीने का समय दिया जाता है। फ़ायदे और चुनौतियाँ, फिनलैंड में स्थायी निवास और काम करने का अधिकार, परिवार को स्पॉन्सर करने की सुविधा, शेंगेन देशों में बिना वीज़ा यात्रा, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ, 8 साल बाद फिनिश नागरिकता का रास्ता खुलता है। चुनौतियाँ, फिनलैंड का अत्यधिक ठंडा मौसम, भाषा की कठिनाई फिनिश स्वीडिश, उच्च जीवन यापन लागत। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.